अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई अहम होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। आज का हमारा टॉपिक कोरोना वायरसेस से मुतल्लिक है। मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कोरोना वायरसेस की हिस्ट्री क्या है, सार्स कोव, मर्स कोव, सार्स कोव 2 ये क्या है और इनसे पैदा होने वाली बीमारियाँ सार्स, मर्स और कोविड-19 की अलामतें क्या हैं, इनकी सीवियरिटी वगैरह क्या है। और इसके अलावा जो है पेंडेमिक डिजीज किसे कहा जाता है, जोनोटिक ट्रांसमिशन क्या है, और कोविड 19 की जो आज का खसूसी टॉपिक जो है वो कोविड 19 या सार्स कोव 2 के मुतलिक है। उसकी अलामात क्या हैं, उसकी कॉमन अलामतें क्या हैं, उसकी लेस कॉमन क्या है और रेयर जो सिम्टम्स है वो क्या है। इसके अलावा इसको अगर हम सेवियरिटी के हिसाब से डिवाइड करें तो इसकी जो तीन स्टेजेस हैं, माइल्ड, सवियर और क्रिटिकल स्टेजेस की अलामतें क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अभी ये कौन सी स्टेज का पेशेंट है, और इसका जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं डॉक्टर मुजम्मिल कलीम ताहिर और आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में खुश आमदीद करता हूं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिली हुई हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो गई तो फिर आगे वो क्लियर नहीं हो पाएगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ ग्राफ वगैरह शेयर किए हैं, समझने में मुश्किल हो तो इंशाल्लाह वो उन ग्राफ्स की मदद से आसानी से हम समझ जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कोरोना वायरसेस, जहाँ तक कि कोरोना वायरसेस का ताल्लुक है, ये वायरसेस ही की एक मुख्तलिफ फैमिली जिसे कोरोना विरिडी का नाम दिया गया है, उससे ताल्लुक रखने वाले पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस हैं। ये 3 या 4 मेजर प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। इनका जो मुकम्मल साइज जो है, जिसे वायरियन कहा जाता है, वो 120 से 160 नैनोमीटर डायमीटर का है। और इनके जो जेनियम का साइज है वो तकरीबन 26 से 32 किलो बेसिस का है। और ये अब तक के सबसे बड़ा जनियम रखने वाले आरएनए वायरसेस हैं। और जहाँ तक इन वायरसेस की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि ये वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। यानी किसी भी जो पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस के साथ आज़ादाना तौर पे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए रिकम्बिनेशन होने की ज़बरदस्त सलाहियत रखते हैं। और इसी रिकम्बिनेशन के नतीजे में एक नोवेल वायरस जो है वो तश्कील पाता है। और इनकी रिकम्बिनेशन का बेहतरीन वक़्त या बेहतरीन टाइम वो होता है जब एक ही होस्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कोरोना वायरसेस पाए जाएं। यानी कह लें कि इंसान या चमगादड़ों के अंदर एक से ज़्यादा किस्म के एक ही वक़्त में अगर कोरोना वायरसेस होंगे तो इनके अंदर रिकम्बिनेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इस रिकम्बिनेशन के नतीजे में एक नया कोरोना वायरस, जहाँ तक है कोरोना वायरस की हिस्ट्री है, तो सबसे पहले कोरोना वायरस 1930 में मुर्गियों के अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह बना। यानी 1930 में पहली दफ़ा ये दरियाफ्त हुआ और उसके बाद 1940 में मज़ीद 2 जानवरों के अंदर ये दरियाफ्त हुआ। जबकि इंसानों के अंदर 1960 में 60 की दिहाई में कॉमन कोल्ड के ऊपर स्टडी के दौरान ये वायरस दरियाफ्त हुआ था। और उस वायरस का नाम जो था वो B814 रखा गया था। कोरोना वायरसेस जो हैं इनकी होस्ट रेंज काफ़ी ज़्यादा वसी है। इसके अंदर सबसे जो सर-ए-फ़हरिस्त जानवर है या उसके अंदर चमगादड़ सबसे सर-ए-फ़हरिस्त है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ परिंदे, जानवर, इंसान, यहाँ तक कि सांप भी इसके होस्ट के रेंज में आते हैं। जबकि इंसानों में तकरीबन 7 किस्म के कॉमन कोरोना वायरसेस पाए जाते हैं। 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस।
यहाँ पे मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ, ये अल्फ़ा और बीटा से मुराद, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा। जो अल्फ़ा और बीटा वायरसेस हैं वो इंसानों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और ये चारों किस्म के जो वायरसेस हैं ये माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस मसलन कॉमन कोल्ड जैसी अलामतें पैदा करने की वजह बनते हैं, जबकि अडल्ट्स में 10 to 30% जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्फेक्शन की वजह भी यही वायरसेस होती है। और इनके जो कोरोना कहलाने की वजह क्या है, इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो इनके ऊपर जो स्पाइकी प्रोजेक्शंस जो हैं वो एक क्राउन की मानिंद नजर आती हैं, और लातीन जबान के अंदर क्राउन के मायने कोरोना है, तो इसी से इसका नाम कोरोना रखा गया है। बाकी जो 3 अकसाम के वायरसेस हैं उनमें सार्स-कोव, मर्स-कोव, सार्स-कोव-2 शामिल हैं। जो सार्स-कोव है, इस वायरस का आउटब्रेक जो था वो 2003 में हुआ, और इसने तकरीबन 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2002 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और 2003 के मिड तक तकरीबन इसने 8000 लोगों को मुतासर किया और 774 लोगों के मौत की वजह भी बना था। और जबकि इससे होने वाली डिजीज़ का नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रखा गया। और इसी तरह जो मर्स-कोव है ये 2012 में मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी मर्स की वजह बना, और इस वायरस ने तकरीबन 2494 लोगों को मुतासर जबकि 858 लोगों की मौत की वजह भी बना था। सार्स-कोव-2 ये कोविड-19 डिजीज़ की वजह बना, और इसका जो फैलाव था वो चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ था, और ये अभी तक यानी 25 अप्रैल तक 2.74 मिलियन लोगों को मुतासर और जबकि 1,95,387 लोगों की मौत की वजह भी बन चुका है। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इसी वायरस यानी सार्स-कोव-2 और इससे पैदा होने वाली जो डिजीज़ है कोविड-19 पर है। तो मैं आगे जाने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें वाज़ेह करता चलूँ कि जो कोरोना वायरसेस हैं ये इंसानों के वायरसेस नहीं हैं, ये जानवरों के वायरसेस हैं। इंसानों और जो जानवरों के वायरसेस हैं ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज नहीं होते, यानी इंसानों के वायरसेस जानवरों पे और जानवरों के जो वायरसेस हैं वो अमूमन इंसानों पे असरअंदाज नहीं होते। मगर जब कभी जानवरों के वायरसेस ये एबिलिटी हासिल कर लें कि वो इंसानों पर असरअंदाज हो सके या इंसानों पर असरअंदाज होते हुए बीमारी की वजह बन सके, तो वो अमूमन सीरियस इलनेस की वजह बनते हैं। और ये क्यों बनते हैं सीरियस इलनेस की वजह, इसमें बहुत से जो हैं वो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, मगर जो सबसे अहम और सबसे बुनियादी जो फैक्टर है या बुनियादी जो वजह है वो है इम्यूनिटी का ना होना, यानी इंसानों में इसने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती, क्योंकि इससे पहले ये इंसानों के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, इसलिए कोई भी इंसान के अंदर इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, किसी भी नए नोवेल वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती। और इस ट्रांसमिशन को यानी जानवरों के वायरसेस का जंप करके इंसानों में आना, इस ट्रांसमिशन को जूनोटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। और जो कोरोना वायरसेस हैं ये जूनोटिक ट्रांसमिशन के जरिए इंसानों पर असरअंदाज हुए हैं। जहाँ तक सार्स-कोव-1 या सार्स-कोव 2003, इसका जो असल नाम है वो सार्स-कोव ही है, मगर आसानी के लिए मैं इसे सार्स-कोव-1 या सार्स-कोव 2003 कहूँगा ताकि समझने में आसानी रहे। के मुतालिक माहिरीन की जो है वो मजबूत राय है कि ये चमगादड़ों का वायरस था जो वहां से एक इंटरमीडिएट एनिमल होस्ट जो है सिवट कैट में ट्रांसफर हुआ, और इस वायरस ने सिवट कैट को अपना होस्ट बनाते हुए इंसानों में जंप किया, यानी ये चमगादड़ों से सिवट कैट में ट्रांसफर हुआ और सिवट कैट से ये इंसानों में ट्रांसफर हुआ। जबकि कुछ माहिरीन का यह भी ख्याल है कि ये डायरेक्ट चमगादड़ों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ था। सार्स
कोव 2003 से पैदा होने वाली बीमारी यानी सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की जो अलामात हैं वो कोविड-19 यानी सार्स कोव 2 वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी जो है कोविड-19 से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। यानी फीवर दोनों के अंदर पाया जाता है, कफ दोनों के अंदर पाई जाती है, हेडेक दोनों में है। यानी इनकी जो काफ़ी ज़्यादा अलामतें वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। तो आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे 2019 एनकोव, सार्स कोव 2 और कोविड-19 इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो ज़रा बताता चलो। 2019 एनकोव जो था ये सार्स कोव 2 का पुराना नाम था और एन से मुराद यहाँ पे नोवेल है और सीओ से मुराद कोरोना और वी से मुराद वायरस है, यानी नोवेल कोरोना वायरस 2019। और नोवेल किसी भी ऐसे वायरस को कहा जाता है जो इससे पहले कभी देखा ना गया हो, यानी वो पहली ही दफ़ा आइडेंटिफाई किया गया हो। मगर बाद में जो इसका नाम था वो 2019 एन कोव से तब्दील करके सार्स कोव 2 रख दिया गया और इससे पैदा होने वाली जो बीमारी है उसका नाम कोविड-19 रखा गया है। कोविड-19 में CO कोरोना, VI वायरस, D डिजीज और 19 से मुराद वो सान जिसके अंदर ये इसकी बीमारी का फैलाव शुरू हुआ था, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019 है। अब हम चलते हैं सार्स कोव 2 के स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की तरफ। सार्स कोव 2 का जो साइज है वो तकरीबन 50 से 200 नैनोमीटर का होता है और ये दूसरे कोरोना वायरसेस की तरह 4 अक़साम की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम S, E, M और N यानी S स्पाइक, E इन्वेलप, M मेम्ब्रेन और N न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। N प्रोटीन ने RNA जन्यूम को होल्ड किया होता है, जबकि M, E और S जो प्रोटीन्स है ये तीनों मिलके वायरल इन्वेलप बनाती हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी इस बात की भी निहायत सादा अल्फाज में वजाहत करता चलूँ कि किसी भी वायरस को अपने होस्ट सेल में दाखिल होने के लिए एक कोड की ज़रूरत होती है और ये जो कोड है ये कोरोना वायरस को उसकी स्पाइक प्रोटीन फराहम करती है। स्पाइक प्रोटीन जो होती है वो कोरोना वायरस पे मौजूद होती है, जबकि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी ACE रिसेप्टर जो है वो टारगेट सेल के सरफेस पे मौजूद होता है। जब जो है वो स्पाइक प्रोटीन जाके अटैच होती है ACE2 रिसेप्टर के साथ, तो स्पाइक प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। तो एक्टिवेटेड स्पाइक प्रोटीन वायरस को जो है वो एंट्री के लिए फैसिलिटेट करती है, उसको एक रास्ता फराहम करती है। तो उस रास्ते से जो वायरस है वो सेल के अंदर इंटर हो जाता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी सार्स कोव 2 के जो है इंक्यूबेशन पीरियड की तरफ, और इसके अलावा जो है वो कोविड-19 की अलामात जो हैं इसकी सिवियरिटी की तरफ आएंगे। तो जहाँ तक सार्स कोव 2 का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 14 दिन के दरमियान का है, यानी इसकी जो अलामात हैं वो 2 से 14 दिन के दरमियान किसी भी वक्त ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। मगर चाइना के शहर वुहान में होने वाली एक स्टडी के मुताबिक 97.5% लोगों में इसकी जो अलामतें हैं वो 11 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं, मगर जो इसका एवरेज टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 दिन है, यानी मोर देन 50% लोगों के अंदर इसकी जो अलामात है वो 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इसके जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं, लेस कॉमन हैं और रेयर हैं। तो कॉमन के अंदर जो सबसे पहले है वो है फीवर। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है फीवर, जो तकरीबन 85 to 90% लोगों के अंदर पाई गई है। कफ है जो तकरीबन 65 to 70% लोगों में है।
फिर फटीग है जो 35 to 40% लोगों में है। फिर स्पोटम जो प्रोडक्शन है वो 30 to 35% लोगों में। और इसी तरह शार्डनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो तकरीबन 15 to 20% लोगों में पाई गई है। अगर हम इसकी लेस कॉमन सिम्टम्स की तरफ आते हैं तो माइल्जिया 10 to 15%, हेडिक ये भी 10 to 15% लोगों में है, सोर थ्रॉट ये भी तकरीबन 10 to 15% लोगों में है। और जो इसकी रेयर अलामतें हैं उनके अंदर जो है वो डिस्टरबेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यानी जो इसके पेशेंट होते हैं कोविड-19 के, सूंघने की हिस्स और जायके की हिस्स ये काफ़ी कम हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है इसके जो पेशेंट हैं, मगर ये काफ़ी कम केसेस में इस तरह की जो अलामतें वो पाई गई हैं। इसके अलावा एक और जो इसकी रेयर अलामत है वो है कॉन्जक्टिवाइटिस। तो जब कॉन्जक्टिवाइटिस के मरीजों में से उसकी आंख का फ्लूइड लिया गया, उसको पीसीआर किया गया, तो उसके अंदर भी जो वायरस पॉजिटिव पाया गया था। यानी इसकी जो रेयर अलामतें उसके अंदर स्मेल का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, हमारी जायके की इसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, या सूंघने की इसका कम या कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। इसके अलावा डायरिया और वॉमिटिंग ये भी रेयर अलामतों में, लेस कॉमन अलामतों में पाया जाता है। इसके अलावा सीवियरिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, सीवियर और क्रिटिकल। जब हम माइल्ड स्टेज की बात करते हैं तो हम तकरीबन 80% लोगों की मरीज़ों की बात कर रहे होते हैं। यानी कोविड-19 के जो 80% लोग हैं उनमें जो अलामात हैं वो बहुत कम शिद्दत की आती हैं। मिसाल के तौर पे उनमें जो अगर बुखार है वो भी बिल्कुल हल्का फुल्का सा होगा, अगर खांसी है तो वो भी बिल्कुल हल्की फुल्की सी होगी। उनको किसी किस्म की क्लिनिकल केयर की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद ब खुद ही हल्के फुल्के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। मगर ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, बाकी जो अफराद खाना हैं, बाकी जो घर वाले अफराद हैं उनसे अपने आप को ज़रूर अलहदा कर लें। ये बात हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप में या वो शख्स जो लेके माइल्ड स्टेज में है उसको माइल्ड स्टेज तक कि वो रुका रहा है, तो बाकी जो घर के अफराद हैं या बाकी जो उसके मिलने वाले हैं उनके अंदर कोविड-19 ये सीवियर या क्रिटिकल सिचुएशन में ना जाए। तो इसलिए जो मरीज़ों के अंदर, जिन मरीज़ों के अंदर इसकी अलामात माइल्ड ही हों अगरचे, मगर वो अपने आप को ज़रूर बिल्कुल आइसोलेट कर लें, दूसरों से बिल्कुल अलहदा कर लें। तो माइल्ड के अंदर हो सकता है कि उनको थोड़ा बहुत बुखार हो और बिल्कुल हल्की फुल्की सी खांसी जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इसके लिए वो बिल्कुल हल्का फुल्का सा कोई भी ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम आते हैं तो इसकी सेकंड स्टेज यानी सीवियर स्टेज की तरफ, तो WHO के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स यानी 100 में से तकरीबन 20 लोग जो हैं वो सीवियर स्टेज में दाखिल हो जाते हैं। 80% में से बाकी रह जाने वाले जो 20% लोग हैं उनके अंदर जो बीमारी जो है या कोविड-19 डिजीज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। सीवियर केस में ये भी बात याद रखें कि अगर सीवियर की जो अब अलामात हैं उनके अंदर सबसे पहले आएगी शार्डनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस का फूलना। बगैर किसी ज़ाहिरी अलामत के या बगैर किसी वजह के उनके अंदर सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अगर वो पहले अस्थमैटिक पेशेंट थे तो ये बात तो उनको पता है कि वो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, तो वो इतनी ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। मगर अगर किसी नॉर्मल शख्स में जो है वो सांस फूलना शुरू हो गया है, उसने चलना फिरना शुरू किया है, वो कह लें पहले घर की जो सीढ़ियाँ था वो आसानी से ऊपर चढ़ लेता था, मगर अब वो जब सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। वो जो पहले काम बिल्कुल आसानी से कर लेता था, मगर अब वो काम करते उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है और वो काम आसानी के साथ नहीं कर पाता। तो वो सीवियर स्टेज में है, चाहे उसको शार्डनेस ऑफ ब्रेथ के साथ बुखार है
या नहीं है। ये बात याद रखें कि सांस फूलने के साथ बुखार होना लाजमी नहीं है, क्योंकि जो एसिम्टोमेटिक नमूनिया होता है उसके अंदर भी जो पेशेंट होता है उसको सांस फूलने की अलामत पहले आती है, बुखार का होना या बलगम का आना ये उसके बाद होता है। तो ये बात याद रखें, अगर किसी शख्स में शार्डनेस ऑफ ब्रेथ पैदा हो गई है, उसको चलने फिरने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, जो पहले वो काम नॉर्मल अंदाज से जितना वो काम कर लेता था, मगर अब उस काम को करते हुए उससे काफ़ी पहले उसको सांस फूलने का शुरू हो गया है, सांस फूलने की शिकायत शुरू हो गई है, तो वो अपना लाजमी हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाए, या जो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके अपनी अलामात बताए, ताकि ऐसे शख्स का जो है वो घर में रहना खतरनाक है, क्योंकि अब ऐसे शख्स को क्लिनिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर हम सीवियर स्टेजेस की बात करें तो उसके अंदर शार्डनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया, होंठों या चेहरे का रंग का नीला हो जाना, सीने पर दबाव या दर्द का एहसास, कंफ्यूजन, एक्सेसिव ड्राउजीनेस, खांसी का शदीद और बुखार का तेज हो जाना। इन अलामात में से कोई भी अलामात शुरू हो जाए तो फौरी तौर पर हेल्पलाइन पर कॉल करें और उनको अपनी मुकम्मल तौर पर अलामात से आगाह करें, क्योंकि सिवियरिटी की सूरत में कोविड-19 का मरीज सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर 50% से ज़्यादा जो इसका पेशेंट हो गया, जो सीवियर में चला गया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसके जो लंग्स हैं वो मोर देन 50% बीमारी की लिपट में आ जाएंगे, और मरीज जो है वो हाइपोक्सिया का शिकार हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो इसमें कम हो जाता है, और पीएफ रेशो जो है, पीएफ जो रेशो है वो इसमें कम हो जाती है, यानी लेस देन 100 पीएफ रेशो हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में निहायत ज़रूरी है कि मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, यानी फिर वो अब जिस तरह माइल्ड के अंदर वो अपना घर के अंदर रह के ट्रीटमेंट कर सकता था, तो जो शख्स सीवियर में चला गया है तो वो घर में बिल्कुल ना रहे, तो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज हो जाए, क्योंकि ऐसे मरीज के क्रिटिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीजों को फौरी तौर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये भी मुमकिन है कि इन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ जाए, जो घर पर किसी तौर पर भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। और 100 में से 5 लोग क्रिटिकल हो जाते हैं, और उनके अंदर जो सवियर नमूनिया जो है वो डेवलप हो जाता है, सेप्टिक शॉक की वजह से वो हाइपोटेंशन में चले जाते हैं, यानी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, और ऐसे जो मरीज़ हैं उनमें रेस्पिरेटरी फेलियर और मल्टी ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाते हैं, और तकरीबन 2.3% लोग जो क्रिटिकल में चले जाएंगे वो इस बीमारी की वजह से वो फौत हो जाते हैं। अब हम कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन वैल्यू है उसकी तरफ आते हैं। तो WHO के मुताबिक कोविड-19 की जो ट्रांसमिशन वैल्यू है वो 1.4 से तकरीबन 5 तक है, और जो इसकी औसतन जो इसकी रेशो है वो तकरीबन, क्योंकि इसका इलाके के हिसाब से भी चेंज हो जाता है, वहाँ की आबादी, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के अफराद की उम्र क्या है, वहाँ उनका मिलना जुलना कैसा है, इस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। ये इलाकों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर अगर इसकी औसतन जो वैल्यू है वो तकरीबन 2.5 के करीब करीब आ रही है, 2.3 टू 2.5 के करीब इसकी जो वैल्यू आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर एक फ़र्द जो है जो कोविड-19 का मरीज़ है वो तकरीबन 2.3 लोगों को आगे ट्रांसमिट कर रहा है बीमारी। एक जो मरीज़ है वो 2 अपना 2.5 के करीब जो लोग हैं उनको आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। हम आसानी के लिए ऐसे करते हैं कि 3 जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, कोविड-19 के जो पेशेंट 3 हैं वो तकरीबन 7 लोगों को मुतासर करते हैं, और इसी तरह जो 7 लोग हैं वो आगे चल के कोविड-19 के
जब मरीज बन जाते हैं तो वो 16 लोगों को आगे ये बीमारी ट्रांसमिट करते हैं। ये इसी तरह फैलती है, यानी 3 लोगों ने 7 लोगों को मुतासर किया और ये 7 लोगों ने आगे चल के तकरीबन 16 लोगों को मुतासर किया। अब जो 16 अफराद कोविड-19 का पेशेंट बन चुके हैं, तो वो तकरीबन 37 जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर ये बीमारी ट्रांसमिट करेंगे। आर नॉट वैल्यू है क्या? इसको बेसिक रिप्रोडक्टिव नंबर या बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर भी कहा जाता है। आर नॉट जो है ये एक मैथमेटिकल जो टर्म है, इसे मेडिकल में वबाई अमराज के फैलाव का अंदाज़ा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आर नॉट की जो वैल्यू है 1 से कम है, मसलन एक फ़र्द बीमार हुआ है और वो अपने से आगे एक ख़ास मुद्दत और ख़ास हालात में 1 से कम अफराद को मुतासर कर रहा है, तो वो मर्ज़ जो है, जो वो डिज़ीज़ है, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और अगर इसी तरह आर नॉट की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी एक फ़र्द को आगे मुतासर कर रहा है, तो ये बीमारी चलती रहेगी, मगर ये वबाई मर्ज़ की सूरत हाल इख्तियार नहीं करेगी। यानी अगर इसकी आर नॉट वैल्यू जो है 1 है, तो एक शख्स को आगे वो मरीज़ करेगा, इससे ज़्यादा को नहीं। तो ये वबाई जो अमराज है उसमें नहीं आएगी, ये सिंपल एक से एक फर्द को फैलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, मगर ये फैलेगी भी नहीं, यानी एक से एक फर्द ही आगे बीमार होगा। और अगर इसकी जो आर नॉट की वैल्यू है एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, यानी एक जो शख्स है, जो पेशेंट है, वो अपने से 2 अफराद हैं उनको बीमार कर रहा है, 2 से ज़्यादा को कर रहा है, 3 को कर रहा है, या एनीवन कोई भी नंबर है उसको कर रहा है, तो वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी, उतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलती रहेगी। जैसा कि मैंने कोविड-19 की पहले मिसाल दी है कि 3 पेशेंट से शुरू होके वो 37 को वो बीमार कर रहा है। तो इसी तरह, मगर इसकी जो लिमिटेशन है, और नॉट की काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन है, इसको मखसूस सूरत हाल में, मखसूस अमराज ही के अंदर इसको अप्लाई किया जा सकता है, हर मर्ज़ के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। आर नॉट के लिए ये लाजमी है कि जो बीमारी वबाई सूरत हाल इख्तियार कर रही है, वो हर शख्स को मुतासर करने की सलाहियत रखती हो, वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो किसी भी डिज़ीज़ के अंदर मुब्तला हो, मगर ये उसे अपनी लपेट में लेने की सलाहियत रखती हो। एक तो ये बात लाजमी है, और दूसरा ये है कि उस बीमारी के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, कोई भी फ़र्द जो है वो वैक्सीनेटेड ना हो, उसको वैक्सीन ना लगी हो, यानी उससे पहले उस बीमारी की वैक्सीन मौजूद ना हो, और ना उससे पहले ये बीमारी कभी किसी और को हुई हो, ये भी लाजमी है। यानी एक तो ये हो गया कि वो आबादी जो है, उसके अंदर हर एक को लगने के लिए पूरी उसके अंदर कैपेसिटी मौजूद हो, वो किसी भी फ़र्द को, किसी भी उम्र के फ़र्द को मुतासर कर सकती हो, नंबर 1। नंबर 2 पे आ जाता है कि उससे कोई वैक्सीनेटेड ना हो, उसके कोई किसी ने वैक्सीन ना करवाई हो। नंबर 3 पे फिर आ जाएगा कि इससे पहले ये बीमारी कभी किसी को मुतासर ना किया हो, कभी किसी को लगी ना हो। और जो चौथे नंबर पे है कि इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका ना हो। तो जब ये 4 चीज़ें मिलेंगी, तो फिर वो जो आर नॉट की वैल्यू है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट है, जो इस बीमारी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं उन अफराद की तरफ। उसमें जो सबसे पहले वो हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, वो डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो आ जाएंगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट, इसके साथ साथ अगर किसी का ट्रांसप्लांटेशन हुई है, मिसाल के तौर पे किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या उसका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को भी इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। या इसके साथ वो एड्स या इस जैसी जो दूसरी बीमारियाँ हैं, ये ऐसे पेशेंट जो किसी भी बीमारी की वजह से स्टीरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स, कोई भी शख्स, आदमी या औरत, कोई भी अगर उसकी उम्र चाहे वो 20 साल, 25 साल या 30 साल का ही हो, मगर इसके साथ जो ऊपर मैंने बयान किए हैं, डायबिटिक वो पेशेंट है, जिगर का कोई सीवियर जो आर्जा है उसके अंदर वो मुब्तला है, या वो रीनल फेलियर में है, या उसके ट्रांसप्लांटेशन हुई है, इस तरह की किसी भी वो अगर मर्ज में मुब्तला है, अगर वो कोविड-19 में मुब्तला हो गया,
तो उसका सरवाइव करना, उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी तरफ। जो कोविड-19 की मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो एक खास किस्म का नमूनिया है जिसे 2019 नोवल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड नमूनिया या NCIP भी कहते हैं। acute respiratory distress syndrome ARDS, irregular heart rate, sepsis, multi organ failure, severe muscle pain, fatigue, हार्ट अटैक और acute pulmonary embolism। ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो मोस्ट ज़्यादा जो सामने आ रही हैं वो इनमें से किसी कॉम्प्लिकेशन में भी मुब्तला हो सकता है। अब हम इसके फर्टिलिटी रेट की तरफ आते हैं। तो जो आपके सामने एक ग्राफिक चार्ट आ रहा है, यहाँ हम देखें तो पता चलता है कि जिन लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई हैं उनमें से जो टोटल में से 10.5% वो लोग हैं जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में मुब्तला थे और उसके बाद 7.3% वो लोग हैं जो डायबिटीज़ में मुब्तला थे और आखिर में वो अफराद हैं जो पहले किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थे, यानी ऐसे अफराद जो पहले किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थे और वो कोविड-19 में मुब्तला हो गए, तो उनका जो वैल्यू है वो सिर्फ 0.9% है, यानी 100 में से एक से भी कम मरीज। यहाँ पे वो लोग ज़्यादा, उनकी अमवात ज़्यादा है जो पहले कोमॉर्बिडिटी में थे, जो किसी और डिजीज़ में मुब्तला थे, जिनके पीछे कोई और डिजीज़ चल रही थी। यहाँ पे एक और मैं बात की वजाहत करता चलूँ कि कोविड-19 को जो सीजनल फ्लू है उसके साथ हमारे यहाँ मैंने देखा है आमतौर पे कंपेयर किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। कोविड-19 बिल्कुल अलहदा डिजीज़ है, सीजनल फ्लू बिल्कुल अलहदा डिजीज़ है। आपके सामने एक और चार्ट आ रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सीजनल फ्लू का जो शरह अमवात है वो सिर्फ और 0.1% है। देखिए सिर्फ 0.1% है और जबकि कोविड-19 में से हर 100 में से तकरीबन 3.5% लोग मर रहे हैं। मगर अब तो इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई है वर्ल्ड वाइड। इंशाल्लाह वो ग्राफ के अंदर मैं आपको करूँगा, शेयर करूँगा। तो खुदारा कोविड-19 को सीजनल फ्लू के साथ कंपेयर मत कीजिए। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों की सिवियरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों के रिस्क फैक्टर जो हैं वो बिल्कुल अलग-अलग हैं। तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, दोनों बिल्कुल अलग डिजीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, तकरीबन 1 घंटा 12-13 मिनट के करीब हो गई थी। तो मैंने इसमें से कुछ चीज़ें स्किप की हैं और या कुछ चीज़ें रिमूव की हैं और कुछ ऐड भी की हैं ताकि इस वीडियो का जो सीक्वेंस है वो बना रहे। इस वीडियो में से जो कुछ चीज़ें मैंने स्किप या रिमूव की हैं तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो चीज़ें जल्द अज जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप तक शेयर करूँ आपके साथ। तो इस वीडियो के मुतल्लक अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवालात वगैरह हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन सवालात के भी जवाब दूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।